हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। तो इसके लिए हमने जो है एक पोल स्टार्ट करा था जिसमें आपने सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है HAP2 को दी थी, तो इसलिए हम सबसे पहले जो है HAP2 स्टार्ट करवा रहे हैं। HAP2 का हमारा ये क्वेश्चन पेपर है 2017-18 का। चलिए, इसका सबसे पहले हम सेक्शन ए करेंगे, सेक्शन बी करेंगे और सेक्शन सी करेंगे। इसी सीरीज़ में हम जो है ये पेपर सॉल्व करेंगे। उन भी फ्रेंड्स को प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है हमारा 2 मार्क्स का होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है? Cerebrospinal fluid is a clear watery fluid which fill the space between the arachnoid and pie matter। ये जो होता है हमारा क्लियर वाटर फ्लूइड होता है, मतलब एक क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि हमारा स्पेस को फिल करता है, जो कि हमारा एराक्नॉइड और पाई मैटर के बीच का स्पेस होता है उसको जो है फिल करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट प्रोटेक्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड गिव न्यूट्रिशन। ये जो होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यही जो मेन फंक्शन है वो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम एंड हाइपोथैलेमस। हमें सेरेबेलम का और हाइपोथैलेमस का फंक्शन बताना है। सेरेबेलम मूवमेंट सच एज वॉकिंग एंड रनिंग, मतलब ये सेरेबेलम जो होता है उसका फंक्शन होता है हमारा मूवमेंट में, रनिंग में, वॉकिंग में। और हाइपोथैलेमस होता है मेंटेन योर बॉडी होमोस्टेसिस एंड मैनेज हार्मोन लेवल, मतलब हाइपोथैलेमस जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है और मेनली इसका जो फंक्शन है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। और ये जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत ही अच्छा जो है रोल प्ले करता है। ये हमारे बॉडी होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है और हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और हमारा हार्मोन लेवल को मेंटेन रखता है। गाइज एक बात ध्यान रखिए, अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट, जितना पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे उतना आपके लिए मतलब ज़्यादा बेटर है, आपको उतना ही मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट चेक करता है। ज़्यादा आप कहानी लिखेंगे तो वो नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली काटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप तो कोशिश करिए कि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड GFR। जैसा कि आपको इसके नेम से पता लगता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब ये एक तरीके का प्रेशर है जिसकी वजह से मतलब हमारा जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, द नेट प्रेशर दैट प्रमोट फिल्ट्रेशन। ये वो नेट प्रेशर होता है जो कि हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, जो किडनी में फिल्ट्रेशन होती है उस प्रोसेस को हमारा प्रमोट करता है। इसको हम कहते हैं NFP। इसका वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल वैल्यू जो होती है हमारी 10 mm ऑफ Hg, मतलब ये 10 mm और Hg जो होती है हमारी, ये होती है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेक्स्ट आता है हमारा GFR। GFR क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलाई ईच मिनट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारा पास कर रहा है ग्लोमेरुली को 1 मिनट में। इसका हमारा एवरेज वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? इट इज़ द मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन होमोस्टेसिस ऑफ बॉडी एट पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट। मतलब ये जो होता है हमारे सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमारी रिक्वायर होती है अपना हमारी बॉडी के होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। बट ये जो हमारी एनर्जी है वो हम काउंट करते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट में, मतलब हमने अप्रॉक्स 12 आवर्स तक कुछ खाना ना खाया हो या कुछ भी एक्टिविटी ना करी हो और हम रेस्ट कंडीशन में पड़े हो, उसे कहते हैं हम पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट। मतलब हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो उस केस में होता है हमारा पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट। ये बेसिकली हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी रिक्वायर होती है हमारी बॉडी को होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। इट इज़ मेजर्ड बाय बेनेडिक्ट एंड रोथ और बाय डॉगलास बैग मेथड। ये हमारे 2 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो है बसल मेटाबॉलिक रेट मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन टिंडल इन वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। टिंडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को डिफाइन करना है। फर्स्ट आता है हमारा टिंडल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर मूव्स इन और आउट ऑफ द ईच रेस्पिरेटरी साइकिल, मतलब एक रेस्पिरेटरी साइकिल में हमारा कितना अमाउंट ऑफ एयर है जो हमारी एक्सक्रीट मतलब हमारे एक्सहेल्ड और इनहेल्ड हो रही है। इसमें जो है हमारा टिंडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। टिंडल वॉल्यूम बेसिकली हमारा ये होता है, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो एक बार हमारा सांस लेने में और सांस निकालने में, छोड़ने में, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो हमारी अंदर गई है और कितनी हमारी बाहर आई है,
उस अमाउंट ऑफ एयर को कहते हैं हम ट्रिंडल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द पर्सनस लंग्स आफ्टर फुली एक्सहेल्ड। मतलब जब हमारा सांस जो हम पूरी तरीके से अपने हम जितनी निकाल सकते हैं हम उतनी निकाल दे, एक्सहेल कर दे, तो फिर भी हमारे जो लंग्स में जो है कुछ एयर जो हमारी प्रेजेंट होती है, उस एयर को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब जो हमारे सांस छोड़ने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारी लंग्स में रह गई है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ लीवर। मतलब लीवर के 2 फंक्शंस को हमें मेंशन करना है। फर्स्ट होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लीवर जो हमारा बाइल का प्रोडक्शन करता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज और लिपिड्स। मतलब लिपिड्स और ग्लूकोज का हमारा मेटाबॉलिज्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कोलेस्ट्रॉल और बाइल का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इनुमरेट ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी। मतलब सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हमें लिखना है। फर्स्ट आता है हमारा पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड, पीनियल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, पैराथायराइड एंड पैनक्रियाज। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हमें जो है प्रोसेस है जो जिसको हमें डिफाइन करना है। बेसिकली ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट्स का बनना और उनका डेवलपमेंट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स बाय प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरी। मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं हमारे प्रोडक्शन करते हैं गैमेट्स का, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को हमें डिफाइन करना है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये एक प्रोसेस होती है कॉपी ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। मतलब डीएनए से आरएनए में जो होता है हमारा कॉपी होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन का बनना उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, और आरएनए का बनना उसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा, a graph of family history for a specific trait or a health problem over a several generation is termed as pedigree chart। पेडिग्री ग्राफ बनता है हमारा जो कि हमारा शो करता है फैमिली हिस्ट्री को। मतलब जो कौन कौन से हमारी जो है जेनेटिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर जेनेटिकली डिसऑर्डर्स हैं, जो कि हमारे पेडिग्री चार्ट्स के थ्रू हमारा शो हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं पेडिग्री चार्ट। तो इसी के साथ हमारा जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन, सिक्रीशन, स्टोरेज एंड रिलीज विद प्रॉपर डायग्राम। मतलब हमारा क्या क्या बताना है, हमें थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन बताना है कि कैसे वो बनता है, कैसे वो सिक्रीट होता है, और कैसे वो स्टोर होता है, और कैसे वो रिलीज़ होता है। मतलब उस कंप्लीट रेगुलेशन बताना है उसका, और उसका डायग्राम बताना है, और उसका फॉर्मेशन बताना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले थायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, थायरोग्लोबुलिन होता है, वो सिंथेसिस होता है। फिर हमारा अपटेक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। सबसे पहले क्या होता है हमारा, आयोडीन का अपटेक होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन टू आयोडाइड टू आयोडीन। सबसे पहले हमारा जो है आयोडाइड का अपटेक हुआ था। आयोडाइड का अपटेक होने के बाद हमारा जो है आयोडीन कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन करवा के हमने उसको आयोडीन में कन्वर्ट कराया। फिर आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, मतलब थायरोग्लोबुलिन जो होगा उसका आयोडीनेशन करवा देंगे, फॉर्मेशन ऑफ MIT और DIT। फिर हम इसका जो है फॉर्मेशन करवाते हैं MIT और DIT में, और फिर उसका जो है सिक्रीशन होता है। तो यही प्रोसेस है हमारी थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन की। इसका हम रेगुलेशन देख लेते हैं कैसे होता है हमारा। सबसे पहले जो है जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा रिलीज़ कराता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हमारा एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा रिलीज़ करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारा स्टिमुलेट करता है, मतलब रिलीज़ करवाता है हमारा T3 और T4 को। T3 और T4 जो कौन सा रिलीज़ करता है हमारा, थायराइड ग्लैंड, और ये जो है हमारा फिर टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो इसका रेगुलेशन होता है, ये जो हो गया हमारा सिक्रीशन हो गया या रिलीज़ हो गया। अब इसका रेगुलेशन जो है हम इस तरीके से करते हैं, जैसे हमारा जब बॉडी में हमारा T3 और T4 की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो ये जो हमारा जाता है हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस जो है, जब हमारा हाइपोथैलेमस के पास जो है T3 T4 ज़्यादा जाता है तो उस केस में हमारा जो है TRH कम रिलीज़ होगा, और TRH जो है हमारा कम रिलीज़ होगा तो TSH कम रिलीज़ हो जाएगा,
और TSH कम रिलीज़ होगा तो हमारा T3 और T4 जो है हमारा वो भी कम रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो है ये रेगुलेशन चलती है। इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड आपको पता ही है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारा जो है नेक रीजन में। ये जो है बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारा नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। बेसिकली थायराइड के फंक्शन के लिए हमें आयोडीन का अपटेक, आयोडाइड चाहिए। आयोडाइड जो है हमें सॉल्ट की थ्रू मिलता है, इसलिए हम जो है जो भी हमारा डेली रूटीन है या फिर हमारा डाइट है उसमें जो है आयोडीन ज़रूर लेते हैं। अगर हमारा आयोडाइड नहीं होगा, आयोडाइड अपटेक नहीं होगा, तो आयोडाइड अपटेक की वजह से हमारा आयोडीन नहीं बनेगा बॉडी में, और आयोडीन नहीं बनेगा तो हमारा थायरोग्लोबुलिन भी नहीं होगा। तो आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन नहीं होगा तो हमारा इसी तरीके से जो थायराइड हार्मोन है T3 और T4 ये हमारे सही मात्रा में नहीं बन पाएंगे। तो हम देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। वंस थायरोग्लोबुलिन इज़ आयोडीनेटेड इज़ स्टोर्ड इन द ल्यूमन। अगर एक बार जो हमारे थायरोग्लोबुलिन जो है वो हमारा आयोडीनेटेड हो जाता है तो फिर वो जो हमारा ल्यूमन में स्टोर हो जाता है। एंड स्टोर्ड थायराइड हार्मोन्स कैन मीट बॉडी रिक्वायरमेंट फॉर 1 to 3 मंथ्स। मतलब एक बार जो हमारा थायराइड हार्मोन अगर हमारा स्टोर हो जाता है तो वो जो हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकता है 1 से 3 महीने तक। नेक्स्ट आता है हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज टू हार्मोन्स थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। ये जो 2 हार्मोन है जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है, फर्स्ट है हमारा थायरोक्सिन और सेकंड है हमारा ट्राईआइडोथायरोनिन। थायराइड ग्लैंड फंक्शन, ये जो हमारा कंट्रोल ग्रोथ रेट, हमारा ग्रोथ रेट को कंट्रोल करता है एंड कंट्रोल एनर्जी कंजप्शन। बेसिकली हमारा मेटाबॉलिक रेट और हमारा ग्रोथ रेट को जो है हमारा थायराइड ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसऑर्डर्स जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड की वजह से होते हैं। इसमें होता है, फर्स्ट आता है हमारा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म कब होता है? जब हमारा TH मतलब थायराइड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होने लग जाता है, तो उस केस में हमारा जो है हाइपरथायराइडिज्म होता है। सेकंड आता है हमारा हाइपोथायराइडिज्म। ये जो होता है हमारा जब हमारा थायराइड हार्मोन कम रिलीज़ होता है तो उस केस में जो है हमारा हाइपोथायराइडिज्म कॉज होता है। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये जो हर एक क्वेश्चन जो है हम डिटेल में समझा रहे हैं, तो आप एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा B पार्ट जो है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिकली हमारा क्या है, सबसे पहले हमें जो डिफ़ाइन करना है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन होता क्या है। नेक्स्ट आता है हमें मैकेनिज्म बताना है रेस्पिरेशन का, और रेगुलेशन बताना है कि हमारा कैसे हमारी जो है रेस्पिरेशन रेगुलेट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हमारा जो है रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से करके जाइए। फर्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? अ केमिकल प्रोसेस है ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एक्वेटिक और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड टिश्यू विद साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है जिसमें हम जो है ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो यही होता है हमारा रेस्पिरेशन। इसमें क्या है, हमारा 2 पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंजिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है हमारा वो होता है हमारा नॉस्ट्रिल से ब्रोंक्यूल्स तक, मतलब जब हमारी जो है इनहेलेशन चल रही है उस केस में जो हमारा नॉस्ट्रिल से ब्रोंक्यूल्स तक वो जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है। और एक्सचेंजिंग पार्ट क्या होता है, हमारा एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एल्वेलाई में। तो वो जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वेलाई, उसमें जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब कंडक्शन में क्या है, हमारा बेसिकली हमारा जो है गैसेस जो है सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्रोंक्यूल्स तक, मतलब नोज से ब्रोंक्यूल्स तक जो गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे हम कंडक्टिंग पार्ट कह रहे हैं। एक्सचेंजिंग पार्ट वो है जहाँ पर हमारा बेसिकली जो है गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, उस पार्ट को हम कहते हैं एक्सचेंजिंग पार्ट या एक्सचेंजिंग पैसेज। एक्सचेंजिंग पैसेज जो होता है वो होता है हमारा एल्वेलाई और एंड देयर डक्ट्स। मतलब एल्वेलाई जो होता है ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होता है ब्लड में, और ब्लड का ऑक्सीजन जो है वो हमारा मतलब बाहर आता है। बेसिकली हमारा जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। ब्रीथिंग जो होता है हमारे 2 स्टेज में होती है। फर्स्ट होता है इंस्पिरेशन और सेकंड होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जो होता है हमारा उसको इनहेलेशन भी कहते हैं, जब हम सांस जो है अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन मतलब जब हम सांस को जो है एक्सहेल कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंस्पिरेशन। इसका हमारा इंस्पिरेशन के लिए जो हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए और इंटरनल प्रेशर जो है वो हमारा कम होना चाहिए, तभी तो हमारा जो गैस जो है या फिर एयर जो है वो हमारी ज़्यादा अंदर जाएगी। जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारा ज़्यादा है और हमारा लंग्स का प्रेशर जो है वो हमारा कम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा अगर ज़्यादा है और लंग्स का प्रेशर हमारा कम है, तो तभी तो हमारा ज़्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज़न होता है। तो वही हमारा प्रोसेस जो है हमारा इंस्पिरेशन में हो रहा है कि हम बेसिकली हमारा जो है प्रेशर जो है हमें रिड्यूस करना है
और प्रेशर हम कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। मतलब हम जो है डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा जो वॉल्यूम है, लंग्स जो है वो हमारे मतलब डायलेट हो जाएंगे। अब लंग्स डायलेट होंगे तो हमारा लंग्स की जो वॉल्यूम है इंक्रीज़ होगी। कोई भी चीज़ अगर डायलेट होती है तो उसकी जो है वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा जैसे ये कंटेनर है, अब ये जो हमारा नॉर्मल कंटेनर था, बट हम जब इसको डायलेट कर देंगे तो ये जो हमारा इसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी और इसकी जो है मतलब इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इसका जो इंटरनल प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। अब बेसिकली हमारा इंटरनल प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ जो है सक्शन क्रिएट होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस वहाँ से जो है डिफ्यूज़न कॉज होता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेज जो है वो हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। इसी तरीके से हमारा जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो लंग्स की वॉल्यूम है, लंग्स की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगी और लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो है वहाँ एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर जाती है। तो बेसिकली यही जो हमारा बेसिक मैकेनिज़्म है, हम जो है लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं और उसका जो प्रेशर है उसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा एक्सपिरेशन है, एक्सपिरेशन में भी हमारा यही है, बेसिकली हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब कोई हमारा इतना बड़ा जार है, ये कंटेनर है, इसके हमें अंदर की हवा निकालनी है, तो बेसिकली आप इसको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हमारी इसकी वॉल्यूम जो है वो छोटी हो जाएगी और इसकी जो अंदर की एयर है वो हमारी जो है बाहर निकल जाएगी। अब बेसिकली हमारे लंग्स का सिस्टम क्या है? हमारे लंग्स के आपको इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझिए। हमारे ये जो लंग्स है, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है? हमारा जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे जो लंग्स है वो एक्सपैंड हो जाएंगे और लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे तो जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ होगा और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा जो है जो एयर है वो हमारे इंस्पिरेशन प्रोसेस में हमारी जो है एयर जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी अंदर की तरफ आएगी। तो बेसिकली हमारा यही है जो हमने स्ट्रक्चर और डायग्राम के थ्रू हमारा समझा रखा है। बेसिकली हमारे इसके दो मैकेनिज़्म है, फर्स्ट जो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ करना और सेकंड जो हमारा प्रेशर डिक्रीज़ करना। ये दोनों ही काम जो है हमारे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होते हैं। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, लंग्स एक्सपेंड होंगे और लंग एक्सपेंड होंगे तो हमारा प्रेशर जो है अंदर जो है कम हो जाएगा और अंदर जो है लंग्स के अंदर प्रेशर कम होने की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारा ज़्यादा था। अब लंग्स का प्रेशर कम हो गया तो हमारा एयर कहाँ से जाएगी? एटमॉस्फेयर से हमारी जाएगी लंग्स में। ये जो हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी एटमॉस्फेयर से लंग्स में। तो बेसिकली हमारा यही मैकेनिज़्म है इंस्पिरेशन का और इसी तरीके से एक्सपिरेशन का हमारा यही मैकेनिज़्म है। हमारा जो है डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और डायफ्राम रिलैक्स हो जाएंगे तो हमारे डायफ्राम की वॉल्यूम बढ़ेगी। अब कोई चीज़ यहाँ इतनी बड़ी है, अब यहाँ ये डायफ्राम है और ये लंग्स है, जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि कैविटी तो उतनी ही है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो सेम है, बट हमारा जो है लंग्स और जो डायफ्राम है इन दोनों की वॉल्यूम चेंज हो गई है। अब अगर हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको हमारा कम होना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारा जब डायफ्राम बड़ा हो जाएगा तो लंग्स छोटा हो जाता है और जब डायफ्राम छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा लंग्स जो है एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा वॉल्यूम के थ्रू हमारा चलता रहता है। इसी तरीके से हमारा डायफ्राम जब रिलैक्स हो जाएगा तो जो हमारा वॉल्यूम है हमारा लंग्स का वो कम हो जाएगा और प्रेशर जो है जब वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा तो प्रेशर भी हमारा लंग्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा जो एयर है लंग्स की वो हमारी एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। तो इसी तरीके से हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? इसके लिए हमारा जो है एक स्पेसिफिक रीजन होता है ब्रेन में जो कि हमारा रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस रेस्पिरेशन एंड आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। इसको हम रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कहते हैं जो कि हमारा रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस को। ह्यूमन बीइंग हैव एबिलिटी टू मेंटेन मॉडरेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो हमारा उसके पास एबिलिटी होती है जो कि हमारा रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन रख सकता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन कॉल्ड न्यूमेटिक सेंटर। एक और सेंटर हमारा प्रेजेंट होता है पोन्स रीजन में जो कि हमारा ब्रेन में होता है। पोन्स रीजन वहाँ पर एक न्यूमेटॉक्सिक सेंटर होता है जो कि हमारा कंट्रोल करता है मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। मतलब हमारे जो पोन्स में जो हमारा सेंटर है न्यूमेटॉक्सिक सेंटर जो है वो हमारा किसको कंट्रोल करेगा?
रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को, और रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो है वो हमारा कंट्रोल करेगा रेस्पिरेशन को। बेसिकली हमारा जो पॉन्स है वो हमारा रेगुलेट करेगा मेडुलर रीजन को, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, और रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो है वो हमारा डायरेक्टली रेगुलेट करेगा लंग्स को, या फिर हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस को जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर रेगुलेट करेगा। रेस्पिरेशन रेगुलेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन इन ब्लड। बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से और H+ आयन के कंसंट्रेशन से जो है रेस्पिरेशन रेगुलेट होती है। हमारे जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में, उतना ज़्यादा जो है रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कराने की। तो इसलिए हमारा जो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ज़्यादा जो होगा हमारा रेस्पिरेटरी रेट होगा। तो बेसिकली हमारे ये दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद लेबल डायग्राम, डिस्कस अबाउट डक्ट ऑफ टेस्टिस। हमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है उसका, और हमारा जो है डक्ट ऑफ टेस्टिस है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि HAP में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिना डायग्राम जो है उसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आप बिना डायग्राम के उसको अटैम्प्ट करते हैं या कोई भी आंसर में आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो उसमें जो है आप अपने मार्क्स खुद कटवाते हैं। इसमें जो इस क्वेश्चन में जो हमारा जो है मेल डायग्राम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पूरा डायग्राम बनेगा हमारा। इसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन एक्सटर्नल जेनाइटल, पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम एंड इंटरनल पार्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, वास डिफरेंशिया एंड यूरेथ्रा। ये सब जो होता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल और इंटरनल पार्ट्स दो क्लासेस में डिवाइड करा है। एक्सटर्नल में हमारे पेनिस, टेस्टिस और स्क्रोटम आ जाएंगे, जो कि हमारा एक्सटर्नली दिख रहे हैं हमें, और इंटरनल पार्ट्स में हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स, वास डिफरेंशिया, यूरेथ्रा, ये सब जो हमारे इंटरनल पार्ट्स में आ जाएंगे। सबसे पहला आता है पेनिस। पेनिस यूज फॉर यूरिनेशन एंड रिप्रोडक्टिव इंटरकोर्स, हैज़ स्पॉन्जी टिश्यू विच कैन फिल विद ब्लड एंड इट टू कॉज इरेक्शन। बेसिकली हमारा क्या होता है, ये पेनिस जो है हमारा यूरिनेशन में हेल्प करता है, और बेसिकली हमारा जो है सेक्स रिप्रोडक्टिव ड्राइव या फिर हमारा इंटरकोर्स में है उसमें जो है हेल्प करता है पेनिस। और ये जो है स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है जिसमें हमारा जो ब्लड फिल होता है जो कि कॉज करता है इरेक्शन को। इट कंटेन यूरेथ्रा विच कैरी यूरिन एंड सीमन। इसमें जो होता है हमारा यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है जिसमें हमारा यूरिन और सीमन दोनों कैरी करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम दिस इज़ अ लूज बैग ऑफ स्किन। ये जो होता है हमारा लूज बैग होता है स्किन का, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर की तरफ होता है हमारा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट होल्ड द टेस्टिस इन प्लेन, जो कि हमारा टेस्टिस को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा टेस्टिस। दीज आर एग शेप्ड ग्लैंड्स। ये जो होता है हमारा एग शेप के ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सीमन को, या जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। टेस्टिस जो हमारे स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन्स हार्मोन। दो चीज़ें जो हमारे टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट आता है हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइज एट बैक साइड ऑफ द टेस्टिस। मतलब टेस्टिस के जो बैक साइड पे हमारी हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है जो कि हमारा एपिडिडाइमिस कहते हैं, जिसे हम ऑल स्पर्म मैच्योर एंड स्टार्ट टू स्विम देयर। मतलब सभी जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो हमारे मैच्योर होते हैं और हमारे जो है वहीं जो है स्विम करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो स्पर्म सेल्स की जो मैच्योरिटी होती है वो हमारी एपिडिडाइमिस में ही होती है। नेक्स्ट आता है हमारा वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया क्या होता है, थिक वॉल ट्यूब joined to epididymis and it carries sperm from the epididymis up to prostate glands। मतलब बेसिकली हमारा जो है वास डिफरेंशिया जो होता है हमारा एक कनेक्शन है या फिर हमारा जॉइंट है जो कि हमारा एपिडिडाइमिस से हमारा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स को जोड़ता है। मतलब बेसिकली हमारा एपिडिडाइमिस से प्रोस्टेट ग्लैंड्स तक तो जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं वास डिफरेंशिया। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा जो है स्पर्म जो है कैरी होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होता है, हमारा वॉलनट साइज ग्लैंड्स होता है, मतलब वॉलनट के साइज़ का होता है। इट प्रोड्यूस फ्लूइड सिक्रेशन दैट सपोर्ट एंड नरिश द स्पर्म। मतलब बेसिकली हमारा जो है ये नरिशमेंट और सपोर्ट का काम कर रहा है। बेसिकली हमारा स्पर्म सेल्स को हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है और नरिशमेंट या फिर जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारा प्रोवाइड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, हमारा ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ब्लैडर। एक ट्यूब है जो कि हमारे ब्लैडर से एक्सटेंड हो रही है टू द एक्सटर्नल ओपनिंग एट द एंड ऑफ द पेनिस। मतलब पेनिस के एंड तक और हमारा जो ब्लैडर है और पेनिस तक ये जो एक ट्यूब कैरी होती है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा कैरीज बोथ यूरिन एंड स्पर्म। ये जो हमारा यूरेथ्रा में जो हमारा यूरिन और स्पर्म दोनों ही कैरी करती है। नेक्स्ट आता है हमारा
सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है? दीज आर 2 स्मॉल ग्लैंड्स, ये 2 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के जस्ट ऊपर होते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल्स दैट मेक अप मच ऑफ द फ्लूइड इन सीमन। बेसिकली हमारा ये फ्लूइड फॉर्मेशन कर रहे हैं सीमन में। ये जो है हमारा सीमन, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल, बेसिकली हमारा ये दोनों जो है हमारा नरिशमेंट और फ्लूइड का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वास डिफरेंशिया इज आल्सो कॉल्ड डक्टस डिफरेंशिया और स्पर्म डक्ट। इसको हम वास डिफरेंशिया को जो है डक्टस डिफरेंशिया भी कहते हैं और स्पर्म डक्ट्स भी कहते हैं। दिस इज लॉन्ग ट्यूब रन फ्रॉम एपिडिडाइमिस कनेक्ट्स टू योर यूरेथ्रा। एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक जो कनेक्शन होता है उसको हम वास डिफरेंशिया कहते हैं। थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब एक इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू हमारा जो है ये कनेक्ट करती है एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक। बेसिकली हमारा ये एक जॉइंट होता है या फिर हम कह सकते हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा जॉइन करता है एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक, मतलब एपिडिडाइमिस और यूरेथ्रा को दोनों को जॉइन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो है स्पर्म ईजिली इजैकुलेट हो जाए। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाता है। हमने 10 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। हमारा आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग विद डायग्राम, मतलब हमें जो है ब्रीथिंग को हम मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है और उसका डायग्राम के साथ। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी 10 मार्क्स में कर चुके हैं हम। बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप जो है बहुत अच्छे से करके जाइए। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, ब्रीथिंग को हमने 2 स्टेज में डिवाइड करा है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, लंग्स के लिए हमारा जो है वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ होनी चाहिए और प्रेशर जो है डिक्रीज़ होना चाहिए। लंग्स के वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं और इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स जो है वो हमारा डायलेट हो जाता है या एक्सपेंड हो जाता है और हमारी लंग्स की जो वॉल्यूम है इंक्रीज़ हो जाती है। और लंग्स की वॉल्यूम जो इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज़ होता है, और प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से प्रेशर जो डिक्रीज़ हो जाता है और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है, दोनों में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आ जाता है, जिस डिफरेंस की वजह से हमारा जो है डिफ्यूज़न ओकर होती है, मतलब जो गैसियस एक्सचेंज है वो हमारा कॉज हो जाता है। इसी तरीके से हमारा एक्सप्रेशन में होगा, एक्सप्रेशन में हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और लंग वॉल्यूम डिक्रीज़ होएगी लंग्स की। अब वॉल्यूम डिक्रीज़ होएगी तो प्रेशर इंक्रीज़ होएगा और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लो हो जाएगा और लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है लंग्स के अंदर से जो हमारी एयर जो है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी एक्सेल आउट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। वही हमने बता रखा है, प्रेशर इज़ लेस इन लंग्स देन एटमॉस्फेयर। लंग्स का जो प्रेशर है वो हमारा इंस्पिरेशन में कम हो जाएगा ड्यू टू लंग्स जो है डायलेट हो रहे हैं क्योंकि उनकी वॉल्यूम जो है इंक्रीज होंगी। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। अब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो प्रेशर है लंग्स के अंदर का वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो यही जो हमारा मैकेनिज्म होता है इंस्पिरेशन में, और हमारा जो है एक्सपिरेशन में हो रहा था। एक्सपिरेशन में क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है हमारा रिलैक्स हो जाता है, मतलब डायफ्राम जो हमारा रिलैक्स हो रहा है। अब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो हमारा जो है लंग्स जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारा जो लंग्स की वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लंग्स की वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होती है तो हमारे लंग्स का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब लंग्स का प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो है लंग्स का प्रेशर जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से हमारा एल्वुलर जो है एयर है वो हमारे रिलीज़ आउट हो जाती है हमारी एटमॉस्फेयर में, मतलब जो भी हमारी एल्वुलाई में जो एयर प्रेजेंट होती है वो हमारी रिलीज़ आउट हो जाती है, या हम कह सकते हैं यहाँ जो है हमारा एक्सहेलेशन होता है, एक्सहेल होता है हमारा एयर का और यहाँ जो है इनहेल हो रहा है। यही जो हमारा दोनों मैकेनिज़्म है बेसिकली हमारा प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड है। आप इसका प्रेशर और वॉल्यूम को बहुत ही डिटेल में पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से ये मैकेनिज़्म आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्राइब लैरिंग्स फेरिंग्स एज वेल एज आल्सो डिस्कस द नोट ऑन देयर फंक्शंस। हमें लैरिंग्स और फेरिंग्स को डिस्कस करना है और उनके फंक्शंस को बताने हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा लैरिंग जो होता है हमारा हॉलो ट्यूब में होता है जो कि कनेक्ट करता है थ्रोट को। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसका फंक्शन है हमारा डिग्लूटेशन मतलब स्वेलिंग करना, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग मतलब ब्रीथिंग में हेल्प करता है, और फोनेशन मतलब वॉइस प्रोडक्शन मतलब जब हम बोल पा रहे हैं वॉइस बॉक्स की हेल्प से वो जो हमारा प्रेजेंट होता है लैरिंग्स में। बेसिकली हमारा लैरिंग्स का यही फंक्शन है, डिग्लूटेशन, रेस्पिरेशन और फोनेशन, ये 3 फंक्शन जो हमारे लैरिंग्स के हैं। इसी तरीके से हमारा फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज़ मस्कुलर ट्यूब लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। फेरिंग्स जो है हमारी मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होता है। इट इज़ यूजली कॉल्ड थ्रोट, इसको हम थ्रोट भी कहते हैं। फंक्शन क्या है फेरिंग्स के, इट कैरी एयर फूड एंड फ्लूइड डाउन फ्रॉम द नोज एंड माउथ। बेसिकली हमारा फूड फ्लूइड
और हमारा एयर को जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवा रहा है। हाउस ऑफ टॉन्सिल्स, हमारा टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं हमारे फेरिंग्स रीजन में। और हमारा रेजोनेटिंग चैम्बर होता है फॉर स्पीच साउंड, मतलब हमारा जो रेजोनेटिंग चैम्बर है वो हमारा प्रेजेंट होता है फेरिंग्स में। बेसिकली हमारा ये इसका स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा फेरिंग्स होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो हमारा लैरिंग्स होता है। और उस लैरिंग्स से अगर हम नीचे आएँ तो फिर वहाँ होता है हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया के नीचे अगर हम आए तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड पे हमें शॉर्ट नोट देना है। इट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये जो होता है हमारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड था। ये दिस प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू सिस्टम ऑफ डक्ट्स, मतलब ये जो है इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है और इसमें जो है सलाइवा का प्रोडक्शन होता है। ह्यूमन हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ह्यूमन के पास जो है 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये हमारे सबल्यूंगल होते हैं, सबमैंडिबुलर होते हैं, पैरोटिड होते हैं, यही हमारा बता रखा है। फर्स्ट आता है हमारा पैरोटिड, जो कि हमारा ऊपर होते हैं नियर द ईयर, मतलब ईयर के पास होते हैं वो हमारे पैरोटिड होते हैं। सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर कहाँ होते हैं हमारे, मैंडिबुलर जो बोन है उसके नीचे होते हैं सब मैंडिबुलर। और सबलिंगुअल का होते हैं हमारे टंग के नीचे जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं सबलिंगुअल। नेक्स्ट आता है हमारा सलाइवा का फंक्शन। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, इट मेक्स स्वेलिंग फॉर ईजियर, मतलब फूड का जो स्वेलिंग होता है वो ईजी बना देता है, उसको जो मॉइस्चराइज कर देता है और सॉफ्ट बना देता है। एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है हमारा, मतलब बैक्टीरियाज़ को हमारा जो है फूड में जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करता है। ल्यूब्रिकेट करता है, मतलब फूड को ल्यूब्रिकेट करता है। पीएच बैलेंस करता है। प्रोमोट रेमिनलाइजेशन ऑफ टीथ, मतलब रिमिनलाइजेशन ऑफ टीथ, मतलब जो टीथ का है उसका जो मिनरलाइजेशन है उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट आता है पैरोटिड ग्लैंड इज़ लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, जो कि हमारा ईयर के पास प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है सलाइवा में। च्यूए फूड प्लस सलाइवा, जिसको हम बोलस कहते हैं। सलाइवा सिक्रेट बाय रिफ्लेक्स एक्शन, सलाइवा जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू सिक्रेट होता है। बेसिकली हम जब भी फूड देखते हैं तो हमारे माइंड में जो है रिफ्लेक्स एक्शन कॉज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो सलाइवा ऑटोमेटिक रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रीफ। न्यूरोट्रांसमीटर को हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बेसिकली हर क्वेश्चन में आपको जो है डायग्राम मस्ट है, आपको डायग्राम इसमें भी बनाना है, सलाइवरी ग्लैंड्स में भी और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर में भी डायग्राम आएगा। बेसिकली इसमें क्या है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर विच ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर है जो कि हमारा मैसेज को ट्रांसफ़र करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ये हमारी पहले वाली न्यूरॉन है जिसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और हमारी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है जो हमारी बाद वाली न्यूरॉन है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। बेसिकली हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स तक जो हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। और हमारा ये किसके थ्रू होता है, मैसेज ट्रांसफ़र जो होता है वो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर की हेल्प से होता है। बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, एफिड्रिन हो गया, नॉरएपिड्रिन हो गया, बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल। जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो हमारे प्रेजेंट होते हैं एक्सोन टर्मिनल्स में, मतलब एक्सोन टर्मिनल जो हमारा न्यूरॉन्स है उसका जो एक्सोन पार्ट है उसमें जो हमारे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एक्सोन नॉब्स कहते हैं, जिसमें हमारा जो है सैटेलाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स में ही जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। व्हेन नर्व इम्पल्स क्रम फॉर्म प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जब हमारी नर्व इम्पल्स आती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, इट रीच एट द वेसिकल, वो जो हमारे वेसिकल्स तक पहुंचती है। और वेसिकल्स जो हमारे रप्चर हो जाते हैं, मतलब रैप्चर वेसिकल्स जो है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरल मेम्ब्रेन है वहाँ जाके जो हमारे जो वेसिकल्स है, ये जो हमारे गोल गोल जो है वेसिकल्स है, इसमें जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, ये जो हमारा मेम्ब्रेन के साथ जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है उसके साथ जाके डिफ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस हो जाता है इसका, जिसकी वजह से हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाते हैं। और ये जो हमारा स्पेस है एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जिसमें हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे रिलीज़ हो जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएंगे। इट रिसीव्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, जब भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं तो वो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होते हैं, जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड थ्रू केमिकल्स, सो इट इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक केमिकल साइनेप्स। बेसिकली हमारा जो है नर्व इम्पल्स जो हमारा ट्रांसमिट हो रही है केमिकल के हेल्प से, इसलिए हम इसको जो है केमिकल साइनेप्स कहते हैं।
बेसिकली हमारा क्या होता है, नर्व इम्पल्स आती है, नर्व इम्पल्स यहाँ पर हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में आएगी। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जब हमारा वेसिकल्स तक जाएगी, तो वेसिकल्स में हमारे नर्व इम्पल्स जब पहुँचती है तो हमारा वेसिकल जो है वो हमारे डिफ्यूज़ हो जाते हैं मेम्ब्रेन तक, न्यूरल मेम्ब्रेन में, और न्यूरल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ होकर जो हमारा इसका वेसिकल जो है वो हमारा फट जाता है, और इसके अंदर का जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर है वो हमारा रिलीज़ हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरॉन ट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाता है। वहाँ पर जो है बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाता है, और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड होने के बाद जो है अपना वो एक्शन शो करता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देख लेंगे डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड्स अलोंग विद द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट। पिट्यूटरी ग्लैंड देखना हमें वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है हमारा, आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा सभी ग्लैंड्स के फंक्शन को मेंटेन और रेगुलेट करता है, इसलिए हम इसको जो है मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। इट डेवलप द हार्मोन दैट ट्रिगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जो होता है हमारा एक हार्मोन डेवलप होता है जो कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि हमारा वाटर को रिटेन करता है, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो कि हमारा एड्रेनल ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल हार्मोन जो कि हमारा स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्राइमरीली प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सीमेन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। बेसिकली हमारा जो है डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स, मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो हमारे यूट्रस की मसल्स होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन में हमारा हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। टीएसएच क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बेसिकली हमारा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। अगर टीएसएच ज़्यादा होगा तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स भी ज़्यादा रिलीज़ होंगे, और टीएसएच कम होगा तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन भी हमारे कम रिलीज़ होंगे। तो बेसिकली हमारा यही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है राइट इलस्ट्रेटेड नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन पे हमें एक नोट्स देना है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज आल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। इट कंट्रोल बाय डिफरेंट हार्मोन्स, ये जो होते हैं बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन्स के थ्रू हमारा जो है कंट्रोल कर जाती है। 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल, सेकंड होता है हमारा फॉलिकल फेज़, थर्ड होता है ओव्यूलेशनरी फेज़, और फोर्थ होता है हमारा ल्यूटियल फेज़। इसको आप जो है ये डायग्राम, इसमें जो है ग्राफ बहुत अच्छा है और बहुत मतलब इन्फॉर्मेटिव ग्राफ है, इसको आप ज़रूर बना के आएंगे एग्ज़ाम्स में अगर ये क्वेश्चन आता है। इसमें जो हमारा कौन कौन सा हार्मोन जो है हमारा डे 1 डे 2 ये जो हमारे डेज़ हैं, फर्स्ट हमारा जो है 14 तक फॉलिकल, 1 से 14 तक हमारा जो है फॉलिकल फेज़ चल रहा है, और 14 से हमारा 18 तक जो है हमारा ल्यूटियल फेज़ है। तो बेसिकली हमारा ये जो है जिसमें जो हमारा कैसे हमारी एक्टिविटी रहती है हार्मोन्स की, और कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। इसमें जो है 4 हार्मोन्स होते हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये 4 हार्मोन्स होते हैं बेसिकली। इसको चलिए हम आगे देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है, हमारा यूट्राइल लाइनिंग शेड ऑफ एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, मतलब ये जो इसमें जो होता है हमारा यूट्रस जो लाइनिंग होती है वो हमारी शेड ऑफ हो जाती है, वो हमारा ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और निकलना स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा 3 से 7 दिन है। सेकंड आता है हमारा फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ जो होता है हमारा बिगनिंग फेज़ होता है, जहाँ से हमारी जो है स्टार्ट होती है साइकिल। एग सेल डेवलपमेंट होता है हमारा, जो हम इसमें जो होता है हमारा FSH और LH वो हमारा राइज होता है, मतलब FSH और LH जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो होता है हमारा 14 डेज़ का होता है। थर्ड आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेटरी फेज़ क्या होता है, हमारा LH सर्ज आता है, जिसकी वजह से हमारा जो है एग रिलीज़ हो जाता है। एग रिलीज़ होने के बाद उसको कहते हैं हम ओव्यूलेटरी फेज़। ये जो होता है हमारा 2 दिन का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ फेज़ होता है हमारा ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ जो होता है हमारा एग स्टे इन फॉलिकल ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में जो हमारा एग प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है लाइनिंग को, यूट्रस की जो भी लाइनिंग है हमारी उसको मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन। और इसमें जो होता है हमारा ये जो होता है 9 से 16 दिन का होता है। बेसिकली यही 4 फेजेस होते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन फेज़ की साइकिल के।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारा कैसे ऑक्सीजन जो हमारा लंग्स से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। जो बेसिकली हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमारा बाइंड अप हो जाता है, और ये जो हमारा बाइंड अप होने के बाद हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड वेसल्स में जाता है और टारगेट सेल्स के तक जाता है। ये जो होता है हमारा सेल्स तक पहुंच जाता है। इन एल्वलाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लेस। जो एल्वलाई में जो होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो होता है वो हमारे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेस का H+ आयन कंसनट्रेशन एंड लो टेम्परेचर फेवरिंग बॉन्डिंग। मतलब बेसिकली हमारा जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड हो रहा है, मतलब यहाँ जो हीमोग्लोबिन के साथ जो 4 ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहे हैं वो हमारा जो है क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो है ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारा ज़्यादा होता है एल्वलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। और सेकंड केस हमारा सेकंड कंडीशन होती है हमारा H+ आयन कंसनट्रेशन। H+ आयन कंसनट्रेशन जो है हमारी कम होती है, और जो हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा लो होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है। और इन टिश्यू फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी तरीके से हमारा जो है वहाँ जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, और वहाँ जो है टिश्यू में जो है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा, जहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है हमारा अलग हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा और हीमोग्लोबिन जो हमारा वो अलग हो जाएगा। ये दोनों जो हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा यही दो होता है। एल्वलाई में क्या होता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, 4 ऑक्सीजन आते हैं एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं और हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारा ब्लड वेसल्स के पास जाते हैं, टारगेट टिश्यू तक जाते हैं, और टारगेट टिश्यू के पास जाकर हमारा जो है वो डिसोसिएशन होता है। वहाँ पर डिसोसिएशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ज़्यादा है हमारा टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ज़्यादा है। इस वजह से हमारा जो है, और टिश्यूज़ में जो होता है हमारा टेम्परेचर जो होता है वो हमारे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्वलाई। इसी वजह से हमारा जो एल्वलाई में होता है वो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हमारा प्रमोट करती है, और टिश्यूज़ में जो होता है हमारा वो वहाँ बनते हैं हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जिस तरीके से आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा है, इसी तरीके से हमारा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा आके कार्ब अमीनो ग्लोबिन बना लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा इन दोनों की बाइंडिंग होती है। टिश्यू में क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। इस वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ईजिली हमारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होकर हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। और इसी तरीके से हमारा एल्वलाई में क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा कम होती है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। इस वजह से हमारा जो है ऑक्सीजन जो हमारे वापस जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाती है, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा रिलीज़ हो जाएगा और वो हमारा एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आज हमने जो है B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर का HAP 2 का 17-18 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, और ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। और जिन भी फ्रेंड्स को अभी भी कोई डाउट्स है वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बेसिकली मेरी एडवाइस एक सिंपल यही है कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें HAP में बिना डायग्राम के, और पॉइंट टू पॉइंट अटैम्प्ट करें। बिना डायग्राम के कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें। सिंपल डायग्राम जो है आप सभी का लर्न कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।